Hello and welcome to AM Guide Assam. In this video, I am going to discuss 5 most important topics of labor law 2. So, these questions are important for all sort of law exams. These topics are managerial prerogatives, then section 10 clause 4 of the Industrial Disputes Act 1947. Next is manufacturing process. Thereafter, topic number 4 is distinction between contract of service and contract for service, and lastly living wage. Okay, so beginning with topic number 1, managerial prerogative. So basically मैनेजरियल प्रेरोगेटिव ये होता क्या है, मैनेजर लोगों का जो पावर है, एक कंपनी है जिसमें एक एम्प्लॉय काम कर रहा है, उसमें मैनेजरियल प्रेरोगेटिव्स ऐसे अप्लाई होता है कि उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उनका वो बिजनेस चलाने का जो भी पावर्स है उसको हम बेसिकली मैनेजरियल प्रेरोगेटिव के नाम से जाने जाते हैं. तो ये जब आप आंसर लिखोगे तो कैसे लिखना होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल managerial prerogatives are also referred to as the functions and rights of the management is considered as the discretion of the employer or the manager on how to manage its business, not bound by collective bargaining. तो मैनेजरियल प्रेरोगेटिव एक ऐसा टर्म है जो कि जो कंपनी या फिर मैनेजमेंट है उनको एक राइट देता है कि वो लोग उनका बिजनेस कैसे करे, उसका पावर उन लोगों के पास है. और ये जो है मैनेजरियल प्रेरोगेटिव, दीज आर नॉट बाउंड बाय कलेक्टिव बार्गेनिंग. एंड लास्टली ये लिखोगे, इट इज़ अ टर्म दैट इजीली लीड्स टू वाइड स्प्रेड मिसअंडरस्टैंडिंग. बेसिकली एक ऐसा टर्म है जो कि एक वाइड स्प्रेड मिसअंडरस्टैंडिंग ये लीड करता है. इस पावर के वजह से जो मैनेजमेंट है वो अपने पावर का मिसयूज करते हैं, तभी एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होता है. तो मैनेजरियल प्रेरोगेटिव के लिए आप ऐसे आंसर लिखोगे. क्वेश्चन नंबर 2 इज सेक्शन 2 क्लॉज 4 ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947. तो ये जो आंसर है आप लोग ऐसे लिखोगे, सेक्शन 10 ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947 डील्स विद रेफरेंस ऑफ डिस्प्यूट्स टू बोर्ड्स, कोर्ट्स और ट्राइब्यूनल्स. सेक्शन 10 जो है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट का, ये जो सेक्शन है ये डील करता है जो कोई भी डिस्प्यूट हो, एक इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, उसको कहाँ रेफर करना है, बोर्ड, इंडस्ट्रियल बोर्ड, कोर्ट और ट्राइब्यूनल्स में. अभी सेक्शन 10 क्लॉज 4 क्या कहता है हम लोग देख लेंगे इधर. सेक्शन 10 क्लॉज 4 स्टेट्स दैट वेयर इन एन ऑर्डर रेफरिंग टू एन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट टू ए लेबर कोर्ट, ट्राइब्यूनल और नेशनल ट्राइब्यूनल अंडर दिस सेक्शन और इन ए सब्सिक्वेंट ऑर्डर. जहाँ भी सेक्शन 10 क्लॉज 4 यह कहता है, जहाँ पर भी एक इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट है जिसको रेफर किया गया है लेबर कोर्ट, ट्राइब्यूनल और नेशनल ट्राइब्यूनल और जो कोई भी कोर्ट हो ये सेक्शन के अंडर, तो द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट हैज़ स्पेसिफाइड द पॉइंट्स ऑफ द डिस्प्यूट फॉर एडजुडिकेशन. और उस डिस्प्यूट में अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में ऑलरेडी जो कोई भी पॉइंट्स था वो रिवील कर दिया. तो क्या करना होगा, द लेबर कोर्ट और द ट्राइब्यूनल और द नेशनल ट्राइब्यूनल एज द केस में बी shall confine its adjudication to those points and matters incidental thereto. So for example there is a industrial dispute, okay, so in this dispute if the matters are already referred or already revealed by the industrial government, appropriate government, then in this case the labor court or tribunal or the national tribunal have to exercise its power accordingly to those matters or on those matters which are specified by the appropriate government only. That means जो कोई भी डिस्प्यूट हो और उसमें अगर वो डिस्प्यूट का सब्जेक्ट मैटर और उसको कैसे डील करना है वो अगर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में बता दिया पहले से, तो जो भी कोर्ट है, लेबर कोर्ट, इंडस्ट्रियल, नेशनल ट्राइब्यूनल और ट्राइब्यूनल, तो इन कोर्ट्स को जो कोई भी डिस्प्यूट है और जो कोई भी मैकेनिज्म अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में पहले ही बता दिया उनके हिसाब से ही डील करना होगा. This is the simple meaning. I hope you understand. Next question is manufacturing process. What is manufacturing process according to Factories Act? So answer will be, according to section 2 clause K of the Factories Act 1948, manufacturing process means any process for. So manufacturing का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ को फैक्ट्री या इंडस्ट्री में क्रिएट करना. तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस यह डील किया
जा रहा है सेक्शन 2 क्लॉज के ऑफ द फैक्ट्रीज एक्ट 1948। सो इस सेक्शन के अंडर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता क्या है? नंबर 1, मेकिंग, ऑल्टरिंग, फिनिशिंग, वॉशिंग, क्लीनिंग और डेमोलिशिंग एनी आर्टिकल और सब्सटेंस with a view to use, sell, transport, delivery और disposal। जो कोई भी आर्टिकल हो उसका ऑल्टरिंग, मेकिंग, फिनिशिंग या फिर वॉशिंग किया जाता है, वो कि एक व्यू होना होगा कि उसको यूज़ करेंगे, सेल, ट्रांसपोर्ट, डिलीवरी और डिस्पोजल। नंबर 2 इज पंपिंग ऑयल, वाटर, सुवेज और एनी अदर सब्सटेंस। नेक्स्ट नंबर 3, generating, transforming power or transmitting power। Lastly, constructing, reconstructing, repairing, refitting, finishing or breaking up of ship or vessels। This question contains only 2 marks, short note. That's why I have mentioned here only 4 points. Next question is distinction between contract of service and contract for service. This one is very important for your exam perspective. So let's begin. Distinction number 1. In a contract of service, the parties are the company and the employee, but in a contract for service, the parties are the company and the third party। ओके, सो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस जो होता है ये 2 पार्टी में होता है, दैट मीन्स कंपनी और एम्प्लॉय। इसको डायरेक्टली एम्प्लॉय किया जाता है, कंपनी इट अपॉइंट्स द एम्प्लॉयज, दैट्स वाई द रिलेशनशिप बिटवीन दिस पार्टीज आर कंपनी एंड द एम्प्लॉय। देन इन ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस, इसमें जो 2 पार्टी है उनका नाम है कंपनी एंड द थर्ड पार्टी। नेक्स्ट, इन ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस द रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टीज इज एज द एम्प्लॉयर एंड द एम्प्लॉय। जो कंपनी है वो जो एम्प्लॉयज़ को अपॉइंट किया जाएगा उन दोनों के बीच में रिलेशन होगा एम्प्लॉयर एंड द एम्प्लॉय। नेक्स्ट, ऑन द अदर हैंड, इन अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस द रिलेशनशिप ऑफ द पार्टीज इज एज द इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट और कंसल्टेंसी। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस द एम्प्लॉय इज बाउंड टू ओबे द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द एम्प्लॉयर। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस में क्या होता है? जो भी एम्प्लॉय है जिसको कंपनी में एम्प्लॉय किया जा रहा है, उसको अपॉइंट किया जाएगा, तो वो जो एम्प्लॉय है उसको वो इंडस्ट्री या फिर वो जो एम्प्लॉयर है कंपनी, उसके बाद वो इंस्ट्रक्शंस सुनना होगा। बट इन ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस द थर्ड पार्टी इज नॉट बाउंड टू ओबे द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द कंपनी। लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस है उसमें थर्ड पार्टी वो एम्प्लॉयर और द कंपनी के जो इंस्ट्रक्शंस है वो सुनने के लिए बाउंड नहीं होगा। एंड लास्टली जो पॉइंट होगा, इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस द कंपनी इज बाय डिफॉल्ट द ओनर ऑफ द वर्क डन बाय द एम्प्लॉय एक्सेप्ट इन केसेस ऑफ इन्वेंशंस। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस में कंपनी जो भी काम वो एम्प्लॉय करता है उस काम के लिए कंपनी ओनर होता है, लेकिन इन्वेंशंस का जो केसेस है वो छोड़ के जो भी काम एक एम्प्लॉय करता है उसका मालिक होता है कंपनी। तो ये 4 पॉइंट है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस एंड कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस का डिस्टिंक्शन। एंड लास्टली लिविंग वेज। व्हाट इज लिविंग वेज? ओके, लिविंग वेज ये इट इज़ क्लियर फ्रॉम द टर्म इटसेल्फ दैट लिविंग वेज एक ऐसा वेज है, एक ऐसा वेज जो एक आदमी को इनेबल करना होगा कि वो अपने बेसिक नीड्स को पूरा कर सके, एलोंग विद दैट उसका फैमिली या फिर उसके फ्यूचर के लिए भी थोड़ा प्रोटेक्शन मिल सके। तो आप लिखोगे कैसे ऐसे? द फेयर वेज कमिटी इन इट्स रिपोर्ट पब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर इन 1949 डिफाइंड लिविंग वेज एज अंडर। कैसे डिफाइन किया? द लिविंग वेज should enable the male earner to provide for himself and his family not merely the bare essentials of food, clothing and shelter, but a measure of frugal comfort, including education for children, protection against ill health, then requirements of essential social needs, and a measure of insurance against the more important misfortunes including old age। लिविंग वेज ऐसा वेज है जो कि एक मेल अर्नर को इनेबल करे ताकि वो अपने फैमिली को खाना खिला सके, क्लोथिंग और शेल्टर का जो भी नीड्स है वो पूरा कर सके। बट ये सिर्फ यही नहीं समझाता, इसका और भी मीनिंग है जो कि एलोंग विद दैट उसके चिल्ड्रंस के लिए एजुकेशन का भी व्यवस्था कर सके। नेक्स्ट, उसका जो
इल हेल्थ है, अगर कभी बीमार हुआ वो अपने इलाज कर सके, उसके बाद जो भी इसेंशियल सोशल नीड्स है उसको पूरा कर सके, एंड उसके लाइफ के लिए इन फ्यूचर एक सिक्योरिटी मिल सके. Okay, so these were the 5 topics that I have discussed. So in my channel you will get a detailed playlist of every law subjects from BLLB or LLB first semester to last semester. This was the first video. So from today onwards you will get a detailed playlist of each and every subject of law. So to get detailed analysis of every topics of law, please subscribe to my channel and share with your friends. So I'm ending this video here. Thank you so much for watching the video. Have a great day.